तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाले रिटर्न पर। तो आशा है कि आप ठीक ठाक होंगे। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने परिवहन जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखा था। और आज की क्लास में हम जो प्रश्न देखने वाले हैं वह चैप्टर नंबर 4 का है। जय प्रक्रम का चौथा प्रक्रम है, उत्सर्जन। तो आशा है कि आपको पिछला क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं उत्सर्जन। तो आज का देखिए, उत्सर्जन होता है क्या है समझिए पहले। उत्सर्जन का अर्थ होता है, देखिए हमारे शरीर में जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। याद रखिएगा, हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। उत्सर्जन के लिए जो सबसे प्रमुख अंग होता है हम लोगों में, याद रखिए, उसका नाम है किडनी। क्या नाम है? किडनी है। जी हाँ, उसका नाम है किडनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क या गुर्दा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग होने का क्या कारण? जिस तरह हम कल पढ़े थे, ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन कारण लाल होता है। देखिएगा, मानव मूत्र जो होता है वो पीला होता है। तो पीला होने के पीछे का क्या कारण है? एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, इसको 2023 में पूछा गया है। तो मानव मूत्र के पीला होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है यूरोक्रोम, तीसरा है क्रोलोप्लास्ट, अगला है ल्यूकोप्लास्ट। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा यूरोक्रोम। याद रखिएगा, मानव मूत्र के पीला होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? यूरोक्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे याद रखना है कि मानव मूत्र के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? कौन सा वर्णक है? यूरोक्रोम। यही पूछता है, रक्त तो हीमोग्लोबिन। ओके, चलिए आज का अगला प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है? 22, 23 देख रहे हैं। क्वेश्चन जो है 22 में प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली, मतलब 23 में पूछा हुआ है। तो पौधे के उत्सर्जित पदार्थ, देखिए आप पौधे को देखते हैं, आप अपने आसपास बहुत सारे पौधे को देखते हैं। जैसे आम के पौधे को ही ले लीजिए। यदि आप आम के पौधे को देखेंगे तो आप पाते हैं कि आम का जो टहनी है वहाँ से देखिए गोंद निकलता है। निकलता है या नहीं निकलता है? तो जो लाशा निकलता है ना, गोंद निकलता है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? वही उत्सर्जित पदार्थ है। ध्यान रखेंगे आप। एक फूल होता है कनेर का फूल, पीला कलर का होता है, जो हमारे देहात एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। कनेर, लोग उसको लोग कनैल बोलता है, लेकिन होता है कनेर। तो ये कनेर का फूल होता है, उसको आप तोड़ते देखिए दूध की तरह निकलता है। निकलता है ना? तो एग्जाम में आता है कि दूध की तरह जो पदार्थ निकलता है कनेर के फूल का, उसको हम क्या कहते हैं? लैटेक्स। क्या बोलते हैं? लैटेक्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन आगे मिलेगा कि लैटेक्स किस में पाया जाता है? तो कनेर में। तो जो भी उजला निकल रहा है, पानी की तरह निकल रहा है, लाशा की तरह निकल रहा है, गोंद की तरह निकल रहा है, यही सब है उत्सर्जित पदार्थ, जो मुख्य रूप से पौधे में पाए जाते हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है टेनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी। अब आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। चलिए तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है डायलिसिस मशीन। देखिए क्या होता है, एक समय होता है, कभी कभी मान लीजिए हम लोगों को कभी चोट लग जाए किडनी में, या कभी कभी सुनते होंगे किसी का तबीयत खराब हो गया, पेशाब बंद हो गया। तो उस स्थिति में नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालने के लिए हमें एक प्रकार की मशीन की आवश्यकता होती है। उसमें करते क्या है, पहले जो ब्लड होता है, अशुद्ध खून होता है, उसको निकाल करके डायलाइजर में, टंकी में रखते हैं। फिर उससे नाइट्रोजनी पदार्थ अलग हो जाता है। फिर उस ब्लड को ठंडा करके हम अपने सिरा में चढ़ा देते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है ना, हीमोडायलिसिस कहलाता है। इसको हम क्लास में बढ़िया से पढ़ेंगे। ओके, लेकिन आपको ये बढ़िया से याद रखना, ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, तो आपको इतना याद रखना है कि जब मनुष्य का वृक्क काम करना बंद कर दे, तो वृक्क का जो काम है एक मशीन के द्वारा संपादित किया जाता है। उस मशीन को बोलते हैं डायलिसिस मशीन। और यह प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है?
हेमोडायलिसिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, रक्त को शुद्धिकरण की करने की प्रक्रिया क्या कहलाए? हेमोडायलिसिस। या रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? हेमोडायलिसिस। तो आशा है कि समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, तो ऑप्शन है डाइलासेट, डायलाइजर, सेलोफेन। देखिए क्या पूछा है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, अभी मैं समझाया हूँ। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो चलिए, आंसर आना शुरू हो चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, गुर्दा। गुर्दा में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। करा किडनी में जो मूत्र बन रहा है, याद रखिएगा, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? पेशाब का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है। तो किडनी में पेशाब बना और वो रहता कहाँ है? तो जहाँ रहता है उसका नाम है मूत्राशय। याद रखिए, कहाँ रहता है सर? मूत्राशय। ध्यान रखिएगा, जो गुर्दा में मूत्र निर्माण हो रहा है गुर्दा में, लेकिन रहता, देखो लिखा है अस्थायी रूप से, ये मूत्राशय में रहता है और समय समय पर बाहर निकलता है। ठीक है, जब आपको अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, प्रोटोजवा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजवा जो है उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? देखिए प्रोटोजवा एक कोशिकीय जीव है, आपको पता है कोशिकीय जीव कोई भी हो, एक कोशिकीय जीव कोई भी हो, अपनी जैविक क्रियाओं का संपादन किस क्रिया द्वारा करता है? तो आपको पता है विसरण द्वारा करता है। जी हाँ, किस क्रिया द्वारा करता है सर? विसरण द्वारा करता है। आपको पहले ही पढ़ाया गया, अमीबा पूछे, प्रोटोजवा पूछे, है कि नहीं है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। छठे प्रश्न का आंसर दीजिए, अभी मैं पढ़ाया हूँ। अब आशा है कि आप लोग आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? चलिए आंसर ऑप्शन देखते हैं। वृक्क है, रक्त है, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। जल्दी से आंसर दीजिए। उत्सर्जी अंग मतलब वैसा अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा वृक्क। जी हाँ, क्या आंसर होगा? वृक्क या किडनी। चलिए, बेहद आसान प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जो सजीव है, जैसे में मानव हो गए, जलीय जीव हो गए, जानवर हो गए, इन सभी के माध्यम से इनके शरीर से किस, एक बात याद रखिएगा, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है ना, या सजीव के शरीर से, सभी में नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध है, इसलिए इनको बोला गया है नाइट्रोजनी पदार्थ। ध्यान रखिए, नाइट्रोजनी पदार्थ क्यों बोला गया है? जितना भी उत्सर्जी पदार्थ मानव शरीर से या अन्य सजीवों के शरीर से निकलता है, सभी में नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध है। तो ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया और डी, इनमें से सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए अमोनिया का अगर देखा जाए, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, यूरिया में भी नाइट्रोजन होता है। तो अब देख रहे हैं सभी नाइट्रोजनी पदार्थ ही है। तो याद रखिएगा, जितने भी सजीव हैं उनमें यही 3 प्रकार के सही पदार्थ निकलते हैं, या तो अमोनिया निकलेगा, या तो यूरिक अम्ल निकलेगा, या तो यूरिया निकलेगा। ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? देखिए उत्सर्जी अंग उसको बोलेंगे, देखिए प्रमुख पूछेगा तो वृक्क हो जाएगा, कौन है। एक कौन नहीं है, तो उत्सर्जी उसे कहेंगे, उत्सर्जी अंग उसे कहेंगे जिससे कोई हानिकारक चीज़ बाहर निकलता हो। जी हाँ, जैसे अच्छा, फेफड़ा उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? है। सर जी क्यों है फेफड़ा उत्सर्जी अंग? क्योंकि प्रमुख नहीं लेकिन है, क्योंकि फेफड़ा से आपको पता है CO2 बाहर निकलता है नाक के माध्यम से। वृक्क तो है ही, प्रमुख है। अग्नाशय नहीं है, क्यों सर? अग्नाशय आपको पढ़ाए थे, अग्नाशय पाचन तंत्र का अंग है, ना कि उत्सर्जी अंग। याद है? मुँह गुहा, ग्रसनी, निगल द्वार, कर्ण द्वार, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और ग्रंथि में था यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि। याद है कि नहीं है? याद होगा आपको। तो अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। अच्छा, त्वचा कैसे है सर उत्सर्जी अंग? अरे त्वचा से पसीना निकलता है ना, तो पसीना हमारे लिए हानिकारक है कि नहीं है? देखिएगा, पसीना से नमक, पसीना के रूप में नमक निकलता है, तो पसीना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में निकल रहा है। तो त्वचा हो गया, फेफड़ा हो गया, वृक्क, ये तीनों उत्सर्जी अंग है। लेकिन सबसे प्रमुख पूछेगा तो आपका उत्तर एक ही होगा, उसका नाम है वृक्क। ओके, तो आपको अच्छा है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में, देखिए अब क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा आपको, आपको लग रहा है कि अब आप सीख रहे हैं। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं पोषण,
फिर है श्वसन, फिर है परिवहन, फिर है उत्सर्जन। कह रहा है मनुष्य में वृक्क का संबंध किससे है? तो आपको मैंने बता दिया था कि जो वृक्क है उसका संबंध किससे होगा? डी, उत्सर्जन से होगा, क्योंकि वृक्क उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण करता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। चलिए, कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? जिस तरह हम बोलते हैं हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका है। उसी तरह वृक्क का भी, वृक्क के अंदर, एक वृक्क के अंदर, याद रखिएगा सही बच्चे, एक वृक्क के अंदर 10 लाख, ध्यान सुन लीजिए, एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख, देखिए एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं पाई जाती है। एग्जाम में आया क्वेश्चन। उसी वृक्क नलिका को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। याद रखिए, न्यूरॉन नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेफ्रॉन बोल रहा हूँ। तो एक वृक्क के अंदर कितनी वृक्क नलिकाएं पाई जाती है? तो 10 लाख। उसी वृक्क नलिका को बायोलॉजी, जीव विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अर्थात नेफ्रॉन से ही बना है वृक्क, इसलिए नेफ्रॉन को वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन, हमारे शरीर में वृक्क कितने हैं? तो 2 है। आपको पता है हमारे शरीर में किडनी 2 है। और बिहार बोर्ड किडनी से संबंधित एक और प्रश्न भी आई है जो पूछता है किडनी का आकार कैसा होता है? तो सेम का बीज आप लोग देखे होंगे। जी हाँ, किडनी का आकार सेम के बीज की तरह होता है। किडनी का आकार कैसा होता है? सेम की बीज की तरह। आप लोग से एक बात और कहेंगे हम, ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो भी चल रहा है इसको ध्यान से देखिए, समझते हो चलिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपका ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होने वाला। अभी हम बायोलॉजी शुरू किए हैं, इसके बाद फिजिक्स शुरू होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, ऐसे करे हम सही विषय का पढ़ेंगे। तो ऑप्शन दिया है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, नीलैर। देखिए क्वेश्चन 17 और 20 दोनों में पूछा हुआ है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा? चलिए आंसर आना शुरू हो गया। बी नेफ्रॉन होगा। क्या आंसर होगा? नेफ्रॉन होगा। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, कौन उत्सर्जी अंग है? अभी पढ़ के आया भाई, कौन उत्सर्जी अंग है। अब कह रहा कौन है, वह था कौन नहीं है, तो अब समझ में आपको आ रहा होगा। तो बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं आप लोग। क्या आंसर होगा? वृक्क। वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। चलिए फिर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? डायलिसिस थैली मतलब वह कौन ऐसा स्थान है जहाँ मूत्र का मतलब, हाँ मतलब मूत्र जो है, सॉरी, हमारा जो रक्त है फ्रेश होता है, मूत्र नहीं रक्त फ्रेश होता है। तो ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी आंसर दीजिए। न्यूरॉन तो होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधे नेफ्रॉन। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है। आज का 13वां प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क किसका भाग है? कह रहा है वृक्क जो है, इस तरह हम पढ़ रहे थे छोटी आंत अमाशय, किसका भाग है? पाचन तंत्र का है। फेफड़ा हो गया है ना, ये हमारा श्वसन तंत्र का है। रक्तवाहिनियाँ, हृदय, परिवहन तंत्र का है। तो क्वेश्चन पूछा है वृक्क किसका पार्ट है? जो वृक्क है ये किसका पार्ट है? तो ऑप्शन में दिया है पोषण, फिर दिया है श्वसन, फिर दिया है उत्सर्जन, डी दिया है परिवहन। तो सब में अलग अलग अंग है। तो जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए क्या आंसर होगा। अभी मैं समझा, देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराया जा रहा है, मतलब ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सब पढ़ाऊँगा। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग, किसका तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र। जी हाँ। आज का 14वां प्रश्न ये रहा, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? का जो वृक्क है, वृक्क किस प्रकार के गंदे पदार्थ को फ्रेश करता है? अभी कुछ देर पहले बताया था हीमोडायलिसिस। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। वृक्क कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पाद को, देखिए अपशिष्ट कौन है इसमें अपशिष्ट आपका जो है वो है आपका नाइट्रोजन। ऑक्सीजन अपशिष्ट नहीं है, इनमें सभी तो होगा ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं तो इनमें सभी नहीं होगा। तो एक ही इसका आंसर होगा, क्या होगा? नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन जो है अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अलग करता है। सॉरी, कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन को अलग करता है। आज का 15वां प्रश्न, मानव गुर्दे का आकार है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीज का आकार। जल्दी से आंसर दीजिए, अभी बताया हूँ मैं। मानव गुर्दे का आकार कैसा है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। मानव गुर्दे का आकार कैसा है? गोलाकार है कि आयताकार है कि सेम के बीज का आकार है? कुछ देर पहले बताया हूँ मैं, सुने होंगे ध्यान से तो बनेगा। तो बिल्कुल
समझ में आ रहा होगा आसानी से। इसका आंसर होगा सेम के बीज के आकार का। चलिए कुछ लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन है अगला, देखिए निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत ग्रंथि, ऑप्शन सी वृषण, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। जल्दी से आंसर दीजिए। तो जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए हेटेरोक्राइन ग्रंथि क्या होता है समझिए। देखिए हमारे शरीर में दो तरह ग्रंथि है, एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बहिःस्रावी। तो वैसा ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी, इसको हम पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय, अगला चैप्टर 5वां चैप्टर। तो वैसा ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी है बहिःस्रावी भी है, उसी को हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्रंथि। तो हमारे शरीर में तीन मुख्य ग्रंथि जो है हेटेरोक्राइन है। एक पहला है वृषण, एक है अग्नाशय, एक होता है अंडाशय। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। अभी बता दिया मैंने। जो अंतःस्रावी भी है अब बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करे, वही है हेटेरोक्राइन ग्रंथि। आंसर दीजिए क्या होगा भाई। चलिए वृषण बिल्कुल सही है। वृषण होगा, अंडाशय होगा, अग्नाशय होगा। तो अग्नाशय तो है नहीं, फिर चलिए क्वेश्चन है मानव मूत्र में यूरिया कितना परसेंट है? देखिए मानव मूत्र में यूरिया कितना परसेंट है। देखिए मानव मूत्र की अगर बनावट की बात करें तो मानव मूत्र में 96% क्या होता है? जल। अगर पूछता है मानव मूत्र में जल कितना है, 96% होता है। यूरिया कितना है सर? 2%, और अन्य है 2%। 100% हुए टोटल। जल 96, यूरिया 2, और अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक 2%। तो यूरिया पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2% सी, जो बिल्कुल सही है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेटेक्स। लेटेक्स अभी पढ़ा के आ रहा हूँ मैं कि कनेर के फूल को जब हम तोड़ते हैं तो दूध के तरह का पदार्थ निकलता है, उसी पदार्थ को हम बोलते हैं लेटेक्स। तो क्वेश्चन है लेटेक्स पाया जाता है कहाँ? चीड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपके सामने प्रश्न है, अभी मैंने समझाया है। लेटेक्स पाया जाता है चीड़ में, गुलाब में, कनेर में, आम में। तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? कनेर होगा। जी हाँ, इसका उत्तर क्या होगा आपका? कनेर होगा। बिल्कुल सही है। देखिए 19वां प्रश्न हो चुका है पहले। अब इसको पढ़ कर देखिए, अभी कुछ देर पहले पढ़ के आया हूँ मैं, इसको बनाया भी है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ निकलता है? ऑप्शन में है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, डी इनमें सभी। इसका आंसर आप लोग देंगे, मैं नहीं देने वाला, क्योंकि देख रहे हैं आप जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी पीछे हम पढ़ा के आ रहे हैं, अभी पढ़ा है ना। तो देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से गौर से पढ़ लीजिए। साइंस का ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा, और इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, जितना बार में याद है उसको हम देखिए ना, लेकिन याद जितना हम बोल रहे हैं उतना काम करो। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अभी मैं बता के आ रहा हूँ, मानव जीवधारी या अन्य सजीव तीनों में जो है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये तीनों प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ निकलते हैं। आज का 20वां प्रश्न है वृक्क की रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है? अभी पढ़ा के आ रहा हूँ मैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं है। अब ऐसा आपको लग रहा हो कि इस चैप्टर कंप्लीट हो गया, भले आप चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन लग रहा है कि अब समझ में आ रहा, ऑब्जेक्टिव बन रहा है मेरे से इस चैप्टर का। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ लो, काफ़ी है, छूटेगा नहीं भाई, गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। जी हाँ, आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? नेफ्रॉन हो जाएगा। अभी पढ़ के आया हूँ मैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही क्वेश्चन देख रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है घुमा घुमा के। वृक्क सहायता प्रदान करता है श्वसन में, जनन में, उत्सर्जन में, पाचन में। अब मैं नहीं बताने वाला। अब आप इतने बुद्धिमान हो चुके हैं कि अब जितने प्रश्न आ रहे हैं उसके आंसर आप खुद से दे रहे हैं। आपको भी लग रहा हो कि कॉन्फिडेंस आ रहा है इस चैप्टर में। आप पढ़े नहीं होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इस चैप्टर आपसे अब बन जा रहा है, लग रहा है ना ऐसा? कमेंट कीजिए जल्दी, जल्दी कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत है क्या? सही बच्चे जल्दी से कमेंट करो, कोई क्या समस्या है यहाँ पे? अगर समस्या नहीं है तो आंसर दीजिए। 21 का सी बिल्कुल सही है। क्या आंसर होगा? उत्सर्जन। देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। अगला प्रश्न है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है?
तो आपको पढ़ाया गया था यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यकृत से। चलिए आपको मैंने क्लास में बताया था, ऑफलाइन क्लास में, यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। आज का 23वां प्रश्न है, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है। ऑप्शन है पीसीटी, पीसीटी को हम बोलते हैं समीप नलिका, डीसीटी दूरस्थ नलिका, और अगला हेनले लूप और डी, इनमें सभी तो होगा नहीं। देखिए बुआ, ग्लूकोज का जो पुनर्अवशोषण होता है वो होता है समीपस्थ नलिका, और समीपस्थ नलिका को हम बोलते हैं पीसीटी। तो इसको रट लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 2025 का प्रश्न है, आप देख सकते हैं अभी जितना प्रश्न ऊपर गया है 2025 का है। तो प्रीवियस ईयर इसी को बोलते हैं, जो पहले आए हुए हैं, पीसीटी। फिर क्वेश्चन है, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं। हानिकारक को निकालने वाला, शुरू में बताया हो, जो चीज़ हानिकारक पदार्थों को निकालता है इसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। और तंत्र पूछा है तो उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन दिया है पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र। जल्दी से आंसर दीजिए, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। 24 नंबर प्रश्न का 24 का आंसर आड़ा सी। चलिए बिल्कुल सही है, तो सी वाले का उत्तर बिल्कुल सत्य है। आप लोग ने इसको बना दिया, क्या बात है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है। इस चैप्टर में 25 प्रश्न ही पूछे गए हैं। अब देख लीजिए, इस चैप्टर से भी 4-5 क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो महत्व है। लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो। ये प्रीवियस ईयर में क्यों बनवा रहा हूँ, ताकि आपको परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए तो देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। 10 साल का क्वेश्चन है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बबुल के पौधे में मुख्यतः कौन उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। देखिए लैटेक्स तो होगा नहीं, लैटेक्स कनेर में निकलता है, याद रखिएगा। बउआ, जो आपका बबुल का पौधा है उसमें जो पदार्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं गोंद। जी हाँ, बबुल के पौधे से क्या निकलता है, गोंद, और कनेर से क्या निकलता है, लैटेक्स। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब देखिए जो जो अभी पढ़े हैं क्लास में, जितना मैं समझाया हो, देखते हैं आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन है, मानव में 2 उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखे। तो एगो तो चलो यूरिया लिख दिए, यूरिया लिख दीजिए ना, यूरिया तो हो ही जाएगा। अमोनिया लिख दीजिए, हो गया। फिर ये वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, ये पढ़े हैं, नेफ्रॉन कहलाता है। मनुष्य में वृक्क कौन सा काम करता है, तो मनुष्य में वृक्क मूत्र को रक्त को छानने का काम करता है, और इसी में मूत्र का निर्माण भी होता है। फिर क्वेश्चन है, पौधे में टैनिन नामक का पदार्थ कहाँ संचित होता है। देखिएगा पौधे का जो पत्ती का जो टहनी होता है वहाँ होता है ना। ठीक है, वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अभी हमने पढ़ा, देख रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायलिसिस उत्सर्जन क्या है, गर्मी में पसीना क्यों आता है, रंध्र वात रंध्र याद है, पढ़ाए हुए हैं। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ तो टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया, सब पौधे में है। फिर द्वितीय में देखिए क्या पूछा है, द्वितीय में पूछा गया है मानव मूत्र के निर्माण की विधि, ये पढ़ेंगे। नेफ्रॉन का चित्र, उत्सर्जन क्या है, इसके 2 अंगों का वर्णन करें। वृक्क का चित्र, मतलब देख रहे हैं, मतलब इस द्वितीय में क्या पूछा गया है, वृक्क। देखिए इसमें से 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, सॉरी 25 में आया। देखिए यह वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन रिपीटेड भी हो रहा है। उत्सर्जन वाला जो क्वेश्चन, उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। ये 15 में भी है, 16 में भी है, और 9 साल बाद 25 में ही पूछा है। तो आशा है कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। और एक और बात, आप लोग कमेंट करके बताइए कि चैप्टर का कैसा लगा। और सुनिए, कल ट्यूसडे है, कल नागपंचमी भी है, तो कल हो सके तो सुबह में 6 बजे लाइव क्लास रहेगा आपका, और उस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पूरे जैव प्रक्रम को। जी हाँ, अब जितना पढ़े ना, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, लगभग 150 से 200 के बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया, 150 से ऊपर ही होगा। अब कल की क्लास में हम 150 से 200, सॉरी परसों की क्लास में हम, हाँ कल की क्लास में, कल मतलब मंगलवार को, कल की क्लास में हम 150 से 200 प्रश्नों को जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। तो कल सुबह 6 बजे लाइव है ना भूलें। इसी चैनल पे लाइव होगा क्लास। 1.5 से 1 घंटा में हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन को करने वाले हैं, और फासले चलेंगे थोड़ा। ठीक है, तो अधिक से अधिक संख्या में आइए, ताकि क्लास का लाभ आपको भी हो, और हाँ उन दोस्तों तक शेयर करें
जिन्हें इनकी आवश्यकता है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। गुड नाइट अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।